यहाँ पे एक पोटेंशियल लगा रखा है, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि आप जब अपने मीटर को देखोगे अपने घर में, आपका जो घर का जो वो आता है, बिजली का बिल आता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपके घर में कितने करंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, 224। सबके घरों में उतना ही होता है ना। तो अब हमारे घर में पंखा भी है, फ्रिज भी है, टेलीविज़न भी है, वॉशिंग मशीन भी है, बहुत सारे कुछ होता है घर में। तो अब घर में क्या कहते हैं, अरे कूलर कम चलाओ बहुत ज़्यादा बिजली खाती है। दादी कहेंगी अरे कूलर कम चलाओ बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, पंखे से काम चलाओ, है ना। अरे ज़्यादा देर तक वॉशिंग मशीन मत चलाओ बहुत ज़्यादा बिजली खाती है। तो ये क्या है, जब 220 वोल्ट बिजली गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तो पंखे भी उसी से चल रहा है, फ्रिज भी उसी से चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी उसी से चल रहा है, कूलर भी उसी से चल रहा है। तो ज्यादा बिजली किसने खा लिया, सब तो 220 वोल्ट से। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था किसने, ओम जी ने कहा था कि देखो भाई, जो इक्विपमेंट जितने इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, जितना उसको चाहिए वो उतना ही लेता है, लेकिन मीटर से सप्लाई तो आता है 220 वोल्ट का, तो वो कैसे उतना ही ले लेता है। तो अरे भाई, उसको बीच में उस 220 वोल्ट में से जितना जरूरत है उतना लेगा, बाकी नहीं लेगा। उसके लिए बीच में क्या लगा रहता है, करंट को रोकने वाला एक गेट कीपर लगा रहता है ना, एक दरबान लगा रहता है। गेट कीपर समझते हो ना, गार्ड लगा रहता है। अरे थमा कौन हो, तुम्हारी एंट्री नहीं है, सिर्फ इतनी एंट्री है, इतनी एंट्री नहीं है। तो वो जो पार्टिकुलर चीज है उसको डिफाइन किया था किसने, ओम ने। उन्होंने क्या कहा था, सुनो। उन्होंने कहा था भैया मान लो ये आपका इधर को उन्होंने रिलेशन दिखाया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इसमें इन एम्पियर, और इधर से इधर को पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और करंट को किस एक्सिस पे दिखा रहे हैं, वाई एक्सिस पे। पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम इसमें इन वोल्ट शो करते हैं। तो कह रहा है जब हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल, जब हमने 0 का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट भी 0 था। जब हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, है ना, तो मान लो करंट 5 था। अच्छा, और जब हमने 15 का लगाया, फिर हमने 20 का लगाया, फिर हमने 25 का लगाया, फिर हमने 30 का लगाया। ऐसे सिचुएशन में करंट वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा वो देखो, कैसे वैरी करेगा वो देखो। तो पहले ओम्स जी ने क्या कहा था वो सुनो। ओम्स जी ने कहा था कि ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर बोले तो एक वायर है ना, वायर किससे अटैच्ड है, बैटरी से अटैच्ड है। और ये जो है ये गेट कीपर है, यही दरबान जिसकी बात मैं कर रहा था, गार्ड, जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। तो रोकता है, इसलिए इसका नाम दे दिया आर फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स रोकने वाला, रेजिस्टेंस मीन्स रोकने वाला, रेजिस्टेंस बोले तो रोकने वाला। तो ओम जी ने कहा था कि भैया फिजिकल कंडीशन जो है वो सिमिलर रहना चाहिए। फिजिकल कंडीशन से क्या बात है, फिजिकल कंडीशन से बात है दो चीज, एक तो टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ वायर। एक टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ वायर। नेचर ऑफ वायर बोले तो किस मेटल का वायर है, एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम के, कॉपर का है तो कॉपर का ही हो, सिल्वर का है तो सिल्वर का ही हो। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसी पे ये रिजल्ट
जो मैं बता रहा हूँ वो फिट बैठेगा। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए हर कंडीशन में, तभी ये रिजल्ट फिट बैठेगा, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था? एट अ कांस्टेंट फिजिकल इन्वायरमेंट या एट अ फिजिकल कंडीशन, एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होना चाहिए। तो अगर एक कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में उन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, कौन है? इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, एंड ऑफ द वायर। दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि V is directly proportional to I। यस और नो कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, ओम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ये R है। R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन I, यानी कि ये जो R है यही है रेजिस्टेंस, जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या था? उसके लिए कंडीशन था सिमिलर फिजिकल कंडीशन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फिजिकल कंडीशन कैसे होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ओम्स लॉ हेडिंग डाला, अब ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लो जाओ अपने बुक में। गए अपने बुक में? मिला? मिल गया भैया। चलो मिल गया तो उसे संभाल के रख। यही ना द पोटेंशियल डिफरेंस वाला। लिखिए, according to Ohm's law, according to Ohm's law, at a similar according to Ohm's law, at a similar or constant physical condition that is temperature, comma current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference of ends of wire,
ठीक है, लिख लिया। इसके बाद ये लिख लो, कुछ कर रहे हो तो कर दो। एक्शन ऐड करना सिखाया था ना आसपास में एनसीएम लेके। ओके गाइस, यहाँ तक लिख लिया। तो ये अगर आता है तो 2 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको ये डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको दिखाना होता है। लेकिन ओम्स लॉ कभी कभी 5 मार्क्स में भी आता है, जिसमें क्या क्या होता है, ये डेफिनेशन होता है, ये मैथमेटिकल जो दिखाया है वो होता है, और उसके साथ एक क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ टेबल गिवन होता है उनकी तरफ से, और हमें क्या बनाना होता है, ये ग्राफ बनाना होता है और उस टेबल को सॉल्व करना होता है ना। तो अगर हम ओम्स लॉ कर रहे हैं तो उस टाइप का एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो, in the following table, for different potential difference between the ends of wire, the difference, क्या लिखा, the different potential difference between ends of the wire, and current flowing through wire relatively to potential difference given. Number 8, draw a graph for V and I. Draw a graph between V and I. ऐसा ग्राफ बनाना है। ये नंबर अभी मत लिखना आप लोग, सिर्फ ग्राफ ऐसा बनाना है, ये समझ अभी बनाओ भी मत, है ना। इसके बाद नंबर 2,
compute the resistance. Compute the resistance number 3. What graph shown? What graph shown? ठीक है, टेबल क्या है? सर आपकी क्लास खत्म। ये टेबल है, दिख रहा है? बनाओ बता पे। हाँ, सबसे नीचे आ रहा है। अरे आपको हिंदी से क्या लेना है? इधर एम्पियर है और इधर वोल्ट है, आई और वी है। आपको आई और वी से लेना है ना, नंबर तो हिंदी इंग्लिश नहीं होता ना। ओके, डन। ओके, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद बना लोगे, इजी है। वी और आई के बीच ग्राफ है ना, ग्राफ बनाना तो आता है। चलो, आप लोग नहीं बना पाओगे तो चलो करिए। कह रहा है अगर एम वोल्ट 1.5 है तो करंट 0.5 होगा। तो मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 1.5 यहाँ बीच में होगा और ये 1 है तो 0.5 यहाँ बीच में होगा, यानी कि पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट ए क्या मिल गया हमें? 1.5, 0.5। ठीक है, v का 1.5, i का 0.5। 3 और 1 यानी कि 1 2, मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। ये हो गया 1.5, 0.5, 3.3 हो गया, 3 और 1। ठीक है, तो देखो अब गौर से देखो, V1 था 1.5 और I1 था 0.5, V2 हो गया 3 और I2 कितना हो गया 1। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? V1 V2 जो है वो V1 का ट्वाइस है या नहीं? यस और नो? और इन दोनों के बीच भी क्या रिलेशन होता है? I2 जो है वो I1 का ट्वाइस है या नहीं?
तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए या नहीं हुए या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो वो भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ओम्स ने यही कहा था, ओम्स ने कहा था कि अगर सिमिलर फिजिकल कंडीशन आप रखते हो, क्या रखते हो, सिमिलर फिजिकल कंडीशन रखते हो, तो जितना टाइम्स पोटेंशियल बढ़ेगा उतना टाइम्स ही करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद थर्ड में क्या रहा है, V 6.2 है तो I 3 हो जाता है 6.2, तो 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 2 हो जाता है, तो 1 2 मान लो यहाँ आ गया पॉइंट C 6.2 और 3। फिर 6 से थोड़ा सा आगे 6.2 और 2। 9th में ग्राफ सीखा था ना, वही ग्राफ है ये। ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है। फिर 9.3, इसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 6 7 8 9, 9.3 ना होगा यहाँ, ये कितना हो जाएगा 3 1 2 3 9। हमारे पॉइंट बी होंगे 9.3 और 3। यही टेबल था आपके पास, 4 ही पॉइंट थे, ए बी सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होगा। DS को मैं बंद कर दूँ तो उसमें अभी 30 इससे पहले का है, इससे 2 वीडियो नहीं वो गलती से बन गया मैंने, तो चलो यार तो स्टार्ट कैलकुलेटर देना, में दर्द होगा कहाँ से ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। अब बताओ, अगर मैं करेंट 1.5 रखूं
करंट कितना रखो? 1.5। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसका? यहां से देखो, अगर करंट 1 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 3 होता है, 3 टाइम्स होता है ना? तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ठीक है? या हम ये कह सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू V हो गया, I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या हो गया? I हो गया। ठीक है? अगर रेजिस्टेंस ये होता है तो रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है? कहीं से भी किसी को भी नहीं, मान लो ये 9.3 और 6.2, 9.3 और 6.2 माइनस 3.1 आ गया। तो I2 माइनस I1 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1 आ गया। R क्या होगा? V अपॉन R यानी 3.1/1 कितना आ गया? 3.1 आ गया। किसी को भी किसी से माइनस करके किसी को भी V1 V2 मान सकती है और पिछले वाले को V1 मान सकती है। उससे क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना? तो मैंने कहा कि मान लो हम इसमें से ना लेके अपने तरफ से इफ I1 हम 1.5 मानेंगे तो V1 4.5 होगा या नहीं? 15 3 या 45। यस और नो? और I2 अगर 2.5 मानो, I2 अगर 2.5 मानो तो V2 7.5 होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? ओके। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? हमने देखा कि स्टार्टिंग के दो पॉइंट के लिए तो रेशियो सिमिलर है। ठीक है? रेशियो सिमिलर है, लेकिन थर्ड पॉइंट में अगर करंट 2 है तो ये 6 ही होना चाहिए था ना? 2 3 या 6, लेकिन क्या है? 6.2 है ना? यानी कि हर पॉइंट के लिए कितने का डिफ्लेक्शन हो रहा है? 1 का डिफ्लेक्शन हो रहा है ना? अगर 2 है तो 6.2 हो गया, यानी कि 0.2 का डिफ्लेक्शन हुआ 2 के लिए, तो 1 के लिए कितने का डिफ्लेक्शन होगा? 0.1 का डिफ्लेक्शन होगा। ऐसे ही पहले वाले में 0.1 का डिफ्लेक्शन होगा तो 5 की जगह क्या हो जाएगा? 6। यहाँ कितने बढ़ गए? यहाँ 7 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया? 1.5 0.5 बढ़ रहा है, यानी कि 3 बार आगे बढ़ा दिया। 3 का डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है? 0.3 का डिफ्लेक्शन हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो। V2 माइनस V1 यानी कि 7.8 माइनस 4. ऐसे क्वेश्चन और करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का मतलब एक साल छोड़ के एक साल आता ही है। मतलब किसी ना किसी सेट में हर साल आता है। बात मान के चलो, 4 सेट होते हैं ना हमारे, किसी न किसी सेट में हर साल आता है। 2.5 माइनस 1.5, तो ऐसे देखो कितना आ गया? 3.2 अपॉन 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3.2 ओम। इसका यूनिट ओम होता है। यहाँ पे ऐसे जब हमने डायरेक्ट निकाला था तभी भी तो 3.1 है ना? तो सिमिलर आता है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते
तो इनमें से किसी को V2 V1 और I2 I1 डायरेक्ट मान लो। मजबूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हम ये करें, नॉट नेसेसरी कि हम ये करें। हम इसको ये भी मान सकते हैं, ये वाला भी मान सकते हैं, ये वाला है ना, I1 I2 और V1 V2 ये भी मान सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू भी रख सकते हैं। आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रही है बात? नोट करिए। कितने घंटे पढ़ते हैं? जिसमें से कितने घंटे गौतम भैया, इसमें से कितना पार्ट गौतम भैया साइंस और मैथ्स में होते हैं? दूसरे सब्जेक्ट के लिए कितने पार्ट रोक दो, फिर दो रोक दो। ना? जब टोटल कितने घंटे पढ़ती है और कितने घंटे मैथ्स साइंस पढ़ती है, बाकी कितने घंटे अदर सब्जेक्ट के लिए माइनस ही करेंगे ना। छोटा करके जाते हैं। रब कर दूं? नीचे लिखो, 34 यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। Unit of resistance is ohms. Unit of resistance is ohm. R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। ये 1 कब होगा? जब ये 1 होगा और ये 1 होगा, यानी कि 1 ओम इक्वल टू कब होगा? जब 1 वोल्ट होगा और 1 एम्पियर होगा। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? देखो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस can one ohm of resistance of any wire will be 1 ohm of resistance of a wire will be defined comma 1 ampere of current flowing through 1 ampere of current flowing through the wire having
1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference between their ends, between the ends, है ना, एंड समझ रही हो ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, ठीक है। और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि वन यूनिट वाले जितने हैं, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम, सब आपके बुक में गिवन है, तो वो लैंग्वेज लिखना, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखवा रहा, बट डेफिनेशन उसी लैंग्वेज में लिखना है, बुक में गिवन है ना, बुक में सारे गिवन है। देखो 1 ओम का भी गिवन है, 1 ओम का गिवन है। क्या कहा कुछ भी है ना, सिंपल ये, ठीक है। आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना। और पीछे का जितने उस दिन वाला भी और आज वाला भी अगर माइंड में नहीं रहेगा, अगला क्लास जो है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जो क्लासेस चल रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो सारे पिछले चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो पिछले टॉपिक माइंड में बिल्कुल बिठा जाना, ठीक है। और कि कल की टाइमिंग जो है वो ग्रुप में मैं शो कर दूंगा, तो ग्रुप का मैसेज देखते रहना, ठीक है। जाइए पता नहीं